हे गाइस, यूर ऑन पीएससी इंग्लिश और मैं हूं आपके साथ स्वयं आहूजा। आज हम करने जा रहे हैं सुनीत चोपड़ा के द्वारा लिखी गई एक स्टोरी जिसका नाम है अ स्ट्रैंड ऑफ कॉटन। अ स्ट्रैंड ऑफ कॉटन जो सी एक स्टोरी है ये एक स्कूल के टीचर के ऊपर डिपेंड है जो एक लोअर कास्ट के लड़के को पढ़ाता था। खुद वो टीचर ऊंची जाति से बिलोंग करता था। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आइए देरी नहीं करते और जल्दी से शुरू करते हैं स्टोरी को। ये जो सी कहानी एक स्कूल के एक टीचर के ऊपर डिपेंड करती है जो जाति से ब्राह्मण था और उसका नाम प्रभात था। वो बहुत उच्च जाति के हिंदुओं की तरह जनेऊ पहनता था। प्रभात पत्थर की झोंपड़ी में रहता था। टोन्स नदी के पास पहाड़ पे उसकी जो सी झोंपड़ी थी वो स्थित थी। जनेऊ को उतार कर कान पर टांग लेता था जब वह टॉयलेट करने जाता था। दलित लोग भी वहाँ पे ही रहते थे। वो भी उसी ज़मीन पे टॉयलेट करते थे। तब वे पीठ साफ करने के लिए टोन्स नदी पे जाते थे। प्रभात और दलित लोगों के जीवन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। उनका बहुत कठिनाई से गुजारा होता था। साहूकार से पैसे उधार लेते थे। ब्राह्मण का भाग्य भी दलितों के भाग्य से अच्छा नहीं था। प्रभात की अपनी चिंताएं थी। उसे लोगों की आशाओं पर पूरा उतरना होता था। इसी समय एक नीच जाति के बेटे सीताराम ने उसका अभिवादन किया। उसकी माता दिल्ली में वैश्यालय में से उसे पढ़ाई के लिए पैसा भेजती थी। उसका शरीर बहुत हुष्ट पुष्ट था। ब्राह्मणों के बेटे और दूसरे उच्च जाति के लड़कों के साथ स्कूल जाता था। प्रभात ने फालतू पैसे कमाने के लिए उसकी ट्यूशन रखी। प्रभात के पास उसका विशेष परीक्षण यानी ट्यूशन के लिए आना गांव वालों में कलह का कारण बन गया था, कलेश का कारण बन गया था। गांव के मुखिया राम सिंह ने प्रभात को बताया कि सीताराम को ट्यूशन देना बंद कर दे, ये गलत काम कर रहा है। प्रभात ने उसको बताया कि कुछ फालतू पैसे कमाकर अपना गुजारा करना कुछ गलत बात नहीं है। उच्च जाति का कोई लड़का उसके पास ट्यूशन पे आ नहीं रहा था, इसलिए उसे नीच जाति के लड़के को ही पढ़ाना पड़ता था। उच्च जाति के लड़के शराब पीकर औरतों में रुचि रखते थे। उनमें से बहुत लोग गलत ढंग से पैसा कमा रहे थे, पर वो कह रहा था मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा ना, वो तो गलत काम करके कमा रहे हैं। अब ब्राह्मणों उसको खुद पे ब्राह्मण होकर ही क्रोध आ रहा था कि मैं ब्राह्मण क्यों, और अपने जनेऊ को कान पे टांगना ये सब कुछ उसे बहुत अजीब लग रहा था। अब उससे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपना जनेऊ उतार के फेंक दिया, पर फिर डर गया कि कहीं कोई देवता या कोई भगवान उसको पनिश ना कर दें कि उसने ऐसा गलत काम किया। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसने कोई क्राइम कर दिया, और फिर उसने सोचा कि मैं एक बहुत बड़ा क्राइम कर रहा हूँ कि मैं एक वैश्या की कमाई से भोजन खरीद के खा रहा हूँ। सीताराम की माता एक वैश्या थी जो दिल्ली के वैश्यालय में काम करती थी। सीताराम को पैसे भेजती थी ताकि वो अपनी पढ़ाई कर ले। अब 11 बज चुके थे और सीताराम अभी तक ट्यूशन के लिए प्रभात के पास नहीं आया था। प्रभात बहुत चिंतित हो गया कि क्यों मेरे पास अभी तक वो आया नहीं है। उसको चिंता होने लगी और फिर उसने सोचा कि मैं खुद ही दलितों के क्वार्टर में जाकर उसे देखाऊं, उसको बुला के आऊं। फिर उसने अपने कपड़े पहने, कमीज पहनी, कोट पहना और उसकी पत्नी ने उसको छड़ी दी। वो जाने के लिए तैयार हो गया था। अब वो जाने ही वाला था, घर से निकलने ही वाला था, तभी सीताराम का बड़ा भाई रोता हुआ आया। उसने सीताराम के भाई ने उसके टीचर को बताया, प्रभात को बताया कि सीताराम अब इस दुनिया में नहीं रहा। सीताराम को मार दिया गया था। यह सुनकर प्रभात को बहुत गुस्सा आता है। उसने सोचा कि मेरे जनेऊ उतारने की सजा देवताओं ने उसके शिष्य को, उसके स्टूडेंट को दे दी, उसकी जान लेकर। सीताराम के बड़े भाई ने उसे बताया कि कुछ स्थानीय लोगों ने उसको मार दिया था। वो क्यों? क्योंकि उस एरिया में इलेक्शन होने वाला था और इलेक्शन शुरू होने से पहले सभी को कहा गया था कि आप मंदिर के पास आ जाओ। बट जो सा सीताराम था वो अपनी ट्यूशन को छोड़कर किसी और काम के लिए नहीं जाना चाहता था। क्योंकि उसका ट्यूशन जाने का टाइम हो रहा था तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा, और वो ट्यूशन के लिए निकल पड़ा। और रास्ते में ही मंदिर के पास एक कोई गुंडे टाइप बंदा था, उसका नाम रहलू बताया गया यहाँ पे। उस रहलू ने और उसके गिरोह ने मंदिर के पास उसको पकड़ लिया। उसने प्रार्थना की कि उसने कोई गलती नहीं की है, फिर भी उन निर्दयी लोगों ने उसको मार दिया। अब उसके भाई ने प्रभात को बताया कि
सीताराम का मृत शरीर मंदिर के पास पड़ा था। गांव की सभा मंदिर में इकट्ठी हुई। प्रभात की पत्नी ने उसे बताया कि वह जाकर अपना कर्तव्य पूरा करे। प्रभात मंदिर में आया। सीताराम का मृत शरीर सफेद कपड़े से ढका हुआ था। मुखिया ने सीताराम की हत्या पर भीड़ को भाषण देना शुरू किया। मुखिया जी बोले, सीताराम ने मंदिर के पुजारी को आतंकित किया, उसको डराया, उसको धमकाया। दूसरों के अनुसार वह निर्दोष था। ये सबको पता था कि वह उत्तेजित भीड़ के द्वारा मारा गया था। प्रभात ने कहा कि गांव का एक बेटा मारा गया था, केस में न्याय होना चाहिए। मुखिया ने भीड़ से पूछा कि कोई हत्यारे का नाम बता सकता है। अब सभी डरे हुए थे। सभी रेहलू और उसके गिरोह से डरते थे। अब एक भी शब्द नहीं कहा गया, क्योंकि किसी दलित में रेहलू और उसके गिरोह के विरुद्ध गवाही देने का साहस ही नहीं था। मुखिया गांव के रिवाज के अनुसार मामले का निर्णय करना चाहता था। अब गांव का रिवाज कैसे था कि बड़ी जाति के हक में जाएगा और छोटी जाति के विरोध में जाएगा। अब बड़ी जाति वाले ने छोटी जाति वाले को मारा है, उसको बड़ी जाति वाले को कोई पनिश नहीं किया जाएगा। अब मुखिया जी चाहते थे कि रेहलू और उसके गिरोह को भी ऐसे ही छोड़ दिया जाए और उनकी जो सी सुनवाई है वो गांव के रीति रिवाज के अनुसार हो। प्रभात को बहुत घुटन महसूस हुई। वह देश के कानून के द्वारा मामले का निर्णय करवाना चाहता था। उसने अपना जनेऊ उतारा और उसको तोड़ दिया। उसने इसे एक दलित महिला पर फेंक दिया। प्रभात अब एक बदला हुआ व्यक्ति था। वह जात पात के बंधनों से मुक्त एक नए जन्म में आ चुका था। दलितों की भीड़ बढ़ने लगी। प्रभात उन्हें न्याय के लिए लड़ने के लिए संगठित करने लगा, जोड़ने लगा। उन्होंने अपनी परंपरावादी सीमाएं तोड़ दी। आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ आ चुका होगा। आगे की और वीडियोस के लिए और बाकियों के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।